Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. आज की इस क्लास में हम HIV एड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक अपकमिंग PGI, RML, राजस्थान CHO, जिप मेयर, एम्स नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो क्लास का हमारा टारगेट रहेगा कि इसे हम अपकमिंग एग्जाम्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं पूछी जाती हैं उन्हीं चीजों पे ऊपर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि लगभग पोर्शन को कवर भी किया जाए और टू द पॉइंट रहा जाए। लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले HIV का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जैसे कि नाम से आप देख पा रहे हैं कि ये एक वायरस है और ये वायरस जैसे ही किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इसके एंटर होने के कारण एक डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इसे हम एड्स नाम से जानते हैं। HIV एक वायरस है और इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज होता है उसे हम एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि HIV एड्स होने पर आखिर क्या प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हम इस डिजीज कंडीशन को बहुत ही ज्यादा डेंजरस मानते हैं। जैसे ही किसी क्लाइंट को एड्स होता है तो इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने वाला सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस सिचुएशन में जब व्यक्ति की इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो हल्के से हल्का इन्फेक्शन भी पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पेशेंट एड्स के कारण, HIV के कारण डेड नहीं होता। HIV होने के बाद इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण जो दूसरे इंफेक्शंस होते हैं उनके कारण व्यक्तियों की मौत होती है। नेक्स्ट, ये चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और इसे आप जरूर नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इंटरनेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है? तो डेट है आपकी 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में एड्स के पेशेंट्स को सपोर्ट करने और लोगों को एड्स डिजीज के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जाता है। यहां से दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछी जा सकती हैं एग्जाम में कि पूरे विश्व में एड्स डिजीज का पहला केस कब मिला था और किस जगह मिला था। तो याद रखिएगा 1981 में 1981 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में HIV डिजीज का पहला पेशेंट मिला था। इंडिया के अंदर HIV का पहला केस 1986 में चेन्नई के अंदर आइडेंटिफाई हुआ था। जैसे ही इंडिया के अंदर 1986 के अंदर पहला केस मिला, इंडियन गवर्नमेंट अलर्ट हो गई और लोगों को गवर्नमेंट ने इस डिजीज के लिए अवेयर करना शुरू किया। प्रोटेक्शन के जो मेथड्स हो सकते थे उन्हें अपनाना शुरू किया और इन सब के लिए 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP 1987 में। इसके बाद एग्जामिनर अक्सर नेको के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि नेको इंडिया में कब आया था और ये किससे संबंधित है। तो नेको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1992 के अंदर आया था और इसका उद्देश्य था कि एड्स को कंट्रोल किया जाए। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की।
HIV वायरस किन किन बॉडी सिक्रीशन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे पहले है ब्लड। अगर कोई HIV पेशेंट है तो उसके ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा HIV वायरस पाए जाएंगे, यानी कि HIV वायरस का जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अदर बॉडी सिक्रीशंस जिनके द्वारा HIV ट्रांसमिट हो सकता है कांटेक्ट में आने पर, वो है सीमेन, CSF, वेजाइनल सिक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क। इसके अलावा लोगों को इस बात में कंफ्यूजन रहता है कि क्या सलाइवा, स्वेट, टीयर, यूरिन और फीसस से भी HIV फैलता है? नहीं। अगर आप किसी ऐसे HIV पॉजिटिव पेशेंट के सलाइवा, स्वेट, टीयर, यूरिन या फीसस के संपर्क में आ जाते हैं तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो वहां पर 85% से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उसे भी HIV डिजीज हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ किया जाए तो वहां पर 85% से ज्यादा चांस है कि उसे भी एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। इसी वजह से अननोन पार्टनर्स के साथ विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स को प्रोहिबिटेड माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण। हमने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर इस वायरस का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है। अगर आपने एक बार किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, HIV पॉजिटिव पर्सन का ब्लड किसी नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा दिया तो 95 से 100% चांस है कि उसे HIV एड्स हो ही जाएगा। इसलिए हमेशा ब्लड को जब भी प्रोसेस किया जाता है तो उसमें HIV का भी टेस्ट जरूर किया जाता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स को डिलीवरी के दौरान बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के दौरान यानी इंट्रानेटल पीरियड में भी HIV डिजीज का ट्रांसमिशन मदर से बेबी को हो सकता है। यहां पर इंट्रानेटल पीरियड में 25 से 30% तक चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जब कोई मदर अपने न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी HIV डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। यहां पर लगभग 5% से 20% तक चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV डिजीज की कितनी स्टेजेस होती हैं। HIV इंफेक्शन को हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्टेज 1 जो है कुछ हल्के इंफेक्शन वाले लक्षणों के साथ होगी, 2 उससे सीवियर होगी, 3 उससे ज्यादा सीवियर होगी और 4 तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग कंडीशन वाली स्टेज होगी। आइए वन बाय वन जान लेते हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इन फीचर्स से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब पेशेंट स्टेज 1 के अंदर होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, यानी क्लाइंट इस स्टेज के अंदर एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अब जैसे ही क्लाइंट थोड़ा और डिजीज प्रोग्रेस करता है उसके अंदर, तो ये स्टेज 2 की शुरुआत में पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो लगभग 10% तक कम हो सकता है। अगर किसी क्लाइंट का बॉडी वेट 50 केजी है तो उसमें लगभग सेकंड स्टेज में आने के बाद 5 किलो तक का वजन कम हो सकता है, या यूं कहें कि 10% तक का वजन अचानक कम हो जाएगा और उस क्लाइंट समझ ही नहीं पाएगा कि ये किस वजह से ये हो रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगेगी और इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण उसके बॉडी में बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इंफेक्शंस होने लगेंगे, जिनमें टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। इस तरह से इंफेक्शंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फंगस भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को परेशान करने लगता है। इस पर्सन को ओरल अल्सरेशंस होने लग जाते हैं और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सेकंड स्टेज के अंदर होने लगती है।
पेशेंट के नेल्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सभी फाइंडिंग्स यहाँ पर आपको HIV पेशेंट में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, स्टेज 3 की। स्टेज 3 के अंदर आते ही पेशेंट का जो बॉडी वेट 10% तक कम हुआ था, अब 10% से ज्यादा बॉडी वेट लॉस देखने को मिलेगा। ये इसकी पहली पहचान है। दूसरी बात, इस स्टेज के अंदर HIV पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट फीवर लगातार बना रहेगा, यानी कि 1 महीने तक उसे लगातार बुखार आएगा और कुछ भी कर लो बुखार ठीक हो ही नहीं पाएगा। इसके अलावा पेशेंट को लगातार 1 महीने तक डायरिया बना रहेगा, यानी उसे दस्त लगेंगे, उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस सिचुएशन के अंदर, स्टेज 3 के अंदर 2 बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात यह है कि थर्ड स्टेज के अंदर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि जैसे ही HIV पेशेंट HIV की थर्ड स्टेज में आता है तो उसे सबसे ज्यादा होने वाला इंडिया के अंदर जो इन्फेक्शन है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, वो हो जाता है। इसके बाद इसी स्टेज के अंदर ओरल थ्रश, जिसे आप ओरल कैंडिडियासिस या ओरल फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं, जो कि कैंडिडा एल्बिगन्स के द्वारा होता है, वो भी देखने को मिलता है। इस तरह से थर्ड स्टेज के अंदर ये सारे सिम्टम्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। फोर्थ स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस स्टेज के अंदर कि CD4 सेल काउंट जो है वो 200 सेल्स से कम हो जाता है। CD4 सेल काउंट जो है 200 सेल से कम हो जाता है, और जैसे ही ये सेल काउंट अचीव होता है तुरंत हम कह सकते हैं क्लाइंट को HIV हो चुका है, उसकी सेल्यूलर इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब इसे किसी भी तरह का हल्का सा भी इंफेक्शन बहुत परेशान कर सकता है। इस फोर्थ स्टेज के अंदर पूरे दुनिया में मौजूद HIV पेशेंट्स पर की गई स्टडी के अनुसार सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो होता है न्यूमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकी। इस बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया कंडीशन होती है सबसे ज्यादा इस स्टेज के अंदर पूरी दुनिया में, और इस इन्फेक्शन के कारण सबसे ज्यादा एड्स पेशेंट्स की डेथ भी होती है। एक बार फिर से देखिएगा, एड्स पेशेंट जब फोर्थ स्टेज में आ जाता है तो उसे न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकी नामक यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, और इसके कारण उसे निमोनिया हो जाता है, और यही मोस्टली HIV पेशेंट्स में डेथ का कारण भी बनते हैं। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इस इन्फेक्शन के बाद सेक्सुअली डिजीजेस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। क्लाइंट को एक बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाला स्किन कैंसर भी होता है जिसे हम कापोसी सार्कोमा कहते हैं, और ये भी प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। HIV पेशेंट्स में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा एक प्रकार का स्किन कैंसर है। इसके अलावा क्लाइंट में साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी HIV पेशेंट को हम किस टेस्ट के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं। HIV डिजीज कंडीशन है या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहले टाइप की टेस्ट कैटेगरी है एंटीजन बेस्ड टेस्ट, और दूसरा है एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट। एंटीजन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये वह फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी में अंदर आकर डिजीज कंडीशन कॉज करता है। अगर हमने बॉडी में HIV के इस एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इससे ये कह सकते हैं कि क्लाइंट को HIV कंडीशन है। और इस एंटीजन बेस्ड टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम P24 एंटीजन और DNA PCR 2 तरह के टेस्ट यूज करते हैं।
P24 एंटीजन, जिसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टेस्ट है। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोज HIV कंडीशन। सेकेंड टेस्ट की बात करें, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट, इसके अंदर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एलाइजा टेस्ट है। जो एलाइजा टेस्ट की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एक एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद सेकंड जो टेस्ट है एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट के अंदर, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट HIV में कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। एलाइजा टेस्ट के द्वारा तो आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्म ये बताना हो कि इससे HIV एड्स है या नहीं, तो उसके लिए आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। होपफुली दिस इज क्लियर। स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि HIV एड्स एक वायरल डिजीज है और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट कॉमनली एंटीवायरल जितनी भी ड्रग्स होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका है, उनके नाम के आखिरी में VIR नामक सुफिक्स देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो नेल्फिनावीर, डेल्टीग्रेविर, इंडिनावीर, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ब्रॉड कैटेगरी की यदि बात की जाए तो दो बड़ी कैटेगरीज हैं ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स की। सबसे पहले आती हैं ART और फिर आती है HAART। ART ग्रुप ऑफ मेडिसिन का फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक बेसिक चीज जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमेशा बैक्टीरिया से हुए इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को वायरस से कोई इंफेक्शन हुआ है, कोई वायरल बुखार हुआ है, उसमें अगर एंटीबायोटिक्स देंगे तो इसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंटीबायोटिक मेडिसिन वायरस को किल नहीं कर सकती। इसे किल करने के लिए एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल करना जरूरी है। HAART का फुल फॉर्म होता है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इस कंडीशन से रिसेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है, वो है कि मान लीजिए किसी HIV पेशेंट के यूज किए हुए बिस्तर हैं, बेड लिनेंस हैं, ड्रॉ शीट्स हैं, या फिर HIV पेशेंट के द्वारा अचानक ब्लड वॉमिट किया गया और वो ब्लड जो है फ्लोर पर गिरा। फ्लोर को क्लीन करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? द आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। याद रखिएगा, कोरोना के टाइम में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी हमने इसे काफी यूज किया है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। अगर आप कोरोना वायरस के अगेंस्ट या HIV वायरस के अगेंस्ट डेटॉल, सेवलॉन, लाइसोल आदि का इस्तेमाल करेंगे तो ये इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितना कि सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा। और एड्स के लिए स्पेसिफिकली कहें तो डेटॉल, सेवलॉन, लाइसोल तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। वहां पर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ग्लूट्रेल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एथेनॉल, ये सब इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव डिसइंफेक्ट जो कि इस कंडीशन में इस वायरस को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड 1%। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से, जब किसी मदर जो कि HIV पॉजिटिव हो, उससे ये HIV का इंफेक्शन उसके बच्चे में ट्रांसमिट ना हो जाए, इस चीज को यदि हमें रोकना हो तो उसके लिए दो मेडिसिन काफी यूज की जाती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एग्जाम में यही ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो पहला नाम है ज़्यूडोब्यूटिन और दूसरा है नेविरेपाइन। इसके अलावा काफी सारी मेडिसिन होती हैं जो कि यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन
मोस्टली ज़्यूडोब्यूटीन और नेविरेपाइन मेडिसिन है, जिसके द्वारा हम मदर से एचआईवी डिजीज को बच्चे में ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग एड्स, एचआईवी एड्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, उसे हमने कवर करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में आपको आज की ये क्लास कैसी लगी, इसे जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की तैयारी को भी बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।